तुम एक बात बोलते हो जो सब लोग गलती करते हैं, वो क्या है बेसिक प्रिपरेशन में? सबसे जो बेसिक गलती है जो नॉर्मली लोग करते हैं वो करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कि एग्जाम के 1 महीने पहले बुक उठा ली, एग्जाम के 2 महीने पहले बुक उठा ली। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि उसमें सोचें कि इंग्लिश का सिलेबस भी कवर हो जाए, हम्म। हमारा मैथ्स कवर हो जाए और जीके भी कवर हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे मार्केट में कि बोलेंगे कि मैंने तो 1 महीने में क्लियर कर लिया, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा था, बट जो आखिरी प्रिपरेशन थी मैंने फोकस 1 महीने के लिए किया है। इनको आपने देखा, उनका नाम है संजीव कुमार तिवारी और सीडीएस में उन्होंने 180 स्कोर किया है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिलूं जिसका इतना भारी स्कोर हो। मैं जानना चाहता हूँ पढ़ता कैसे है वो, मतलब ऐसा क्या कर दिया कि 180 स्कोर आ गया, तुक्का लग गया, मेहनत करी, क्या करा, मतलब ऐसा। पर जरा इनकी कहानी जरा समझते हैं। कहानी इनकी ऐसी है कि ये हैं छोटे संजीव, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगा और एनडीए ही ज्वाइन करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा ही नहीं। और इनका 4 टाइम्स तो एनडीए फेल है, मतलब रिटन फेल है, रिटन, ठीक है। और जब क्लियर हुआ 5th अटेम्प्ट, उसमें भी ये कॉन्फिडेंस आउट, तो दिल पूरा टूट गया। और जो कोटा फैक्ट्री में कहते हैं ना, छोटी उम्र में लगा खा पूरी जिंदगी रहता है, बहुत समय लगता है ठीक होने में, वही इनका हाल था। बट यहाँ पर सीन क्या हुआ, इन्होंने अब बीएससी कर ली और बीएससी के साथ ही अनअकैडमी पे एजुकेटर भी बन गए, ठीक है। और उसके बाद एनडीए फेलियर का लेसन लेकर सीडीएस में 180 स्कोर निकाल लिया। और यही कहानी है कि एक ऐसा इंसान जो यूपीएससी के एग्जाम में पहले फेल हो रहा था, अब वो ऐसा हाल है कि शायद अगला टॉपर भी यही हो सकता है, ये हाल है। तो ये क्या जर्नी चल रही है, इस बात को मैं समझना है। आप जरा जर्नी समझेंगे हम। संजीव कुमार तिवारी 180 स्कोर। अब प्रांजल शर्मा इनके एक सीनियर है, सीडीएस आईएमए निकाला है 4 बार, 4 टाइम्स लगातार, ठीक है। अब उन्होंने इन्हें एक सलाह दी थी, सलाह ये दी थी कि अनअकैडमी पे आपके पास टीचर खुद चूज करने का ऑप्शन है कि किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसी मदद से लेकर आए। और इनमें इन्होंने एक टीचर ये भी चुने जो कि अनअकैडमी के फाउंडर है, रोमल सर, और यहाँ पर संदीप सर भी। और संदीप सर के साथ तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना जरा ध्यान से आप। अब यहाँ पर कहानी क्या आती है, कहानी ये आती है कि इन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं खुद एजुकेटर हूँ और मुझे पता है कि क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर और क्या लेवल है यहाँ पर, ठीक है, और टीचर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो ये बात तो तय है कि यहाँ पर मुझे फायदा मिलने वाला है। उन्होंने ये वाला प्लान ले लिया था, 6 मंथ और 12 मंथ वाला। और लेने के बाद इन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि वार्षिक कूपन कोड तो 10% डिस्काउंट देता ही देता है, बट यहाँ पर एक बात और है, वो ये है कि यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स भी होते हैं, हर किसी को मिलते हैं, पर बहुत लोग इसे डिस्काउंट में यूज करना भूल जाते हैं, तो आप मिस मत करना। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं, संजीव मेरी वीडियो देखते थे, बट इनके पास मेरा नंबर नहीं था, मुझे अनअकैडमी से मिला। बट अगर आपको मेरे से बात करनी हो तो ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर है, यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अब हम कहानी समझेंगे संजीव की 180 स्कोर करने की। और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद जिंदगी पलट सकती है, क्योंकि ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसने अपने रास्ते एनडीए फेलियर से तय करे हैं, जो कि तुम्हारी भी कहानी होगी। मुलाकात करते हैं संजीव कुमार तिवारी से। जय हिंद संजीव भाई। जय हिंद सर, जय हिंद। संजीव, यू आर अ हार्डकोर एएफए एस्पिरेंट। जी सर। तुमने स्कोर करा है 180, जो अपने आप खुद कैलकुलेशन करने से पता लग रहा है, दैट्स अ वेरी बिग स्कोर। एंड योर जर्नी स्टार्ट विद एनडीए की यार एनडीए ही ज्वाइन करना है, ठीक है। और 5वें अटेम्प्ट में जाकर एनडीए क्वालिफाई हुआ, बट वो भी कॉन्फ्रेंस आउट, जी सर। करेक्ट है। अब मुझे एक बात समझाओ कि यार तुम उस वक्त अपने हार्डवर्क को किस तरह से देखते थे? उस टाइम तो ऐसा था कि जो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा कर रहा हूँ ऐसा अच्छा, लगता था, अच्छा, बट कुछ और थी, मतलब ऐसा था कि सपनों की दुनिया में था। अच्छा, कहीं मुझे लगता था मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, 4-5 घंटे पढ़ के भी फीलिंग आती थी कि भाई बहुत पढ़ लिया, अब तो इतना कोई नहीं पढ़ता होगा। अच्छा, बट जब ग्राउंड में उतरा, जब कॉम्पिटिटिव में घुसा, जब एसएसबी की तैयारी करना चालू की, तब दिखा कि नहीं है, 10 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं लोग क्वालिफाई करने के लिए, मैं तो तब भी 6 घंटे ही पढ़ रहा था। तब समझ में आया कि मेहनत ही कम थी, बट ठीक है, वो सीरियस के टाइम में वो सब कुछ सही हो गया। okay, and now from the very first attempt you have qualified and every time you are qualifying for AFA, चाहे कट ऑफ कोई भी आए। जी सर। अच्छा, तुम एक बात बोलते हो जो सब लोग गलती करते हैं, वो क्या है बेसिक प्रिपरेशन में? सबसे जो बेसिक गलती है जो नॉर्मली लोग करते हैं वो करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कि एग्जाम के 1 महीने पहले बुक उठा ली, एग्जाम के 2 महीने पहले बुक उठा ली। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि उसमें सोचें कि इंग्लिश का सिलेबस भी कवर हो जाए, हम्म। हमारा मैथ्स कवर हो जाए और जीके भी कवर हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है।
कुछ एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे मार्केट में कि बोलेंगे कि मैंने तो 1 महीने में क्लियर कर लिया, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा था, बट जो आखिरी प्रिपरेशन थी मैंने फोकस 1 महीने के लिए किया है। जनरली कोई नहीं बताता। कहीं भी आप सीएससी के सिलेबस को भी देखेंगे, सीएससी जिसने क्लियर किया वो भी बोलेगा भाई कुछ नहीं होता है, कि घंटे पढ़ने से भी हो जाता है, बट रियलिटी में उन्होंने खुद 16-16 घंटे पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं एक आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा खुद को। वो टाइम एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो हो तो बहुत अच्छी बात है। 6 मंथ से कम का टाइम नहीं होना चाहिए आपकी सीडीएस प्रिपरेशन के लिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपका एम जो है वो एएफए क्लियर करने का है, तो एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम खुद को दें। ओटीए के लिए वो कम हो सकता है क्योंकि मैथ्स नहीं रहेगा। तो पहली गलती स्टूडेंट्स करते हैं, व्हाट आई फील, कि कहीं ना कहीं जो उनका मिसिंग पार्ट रहता है वो रहता है टाइम खुद को देना। और अगर ये सही हुई तो बेसिकली वो डिटेल स्टडीज कर पाएंगे, वो एनालाइज कर पाएंगे खुद को और बेहतर बना पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। ये चीजें मिसिंग होंगी तो थोड़ा टफ हो जाता है एग्जाम क्लियर करना। ओके, टफ हो जाता है। अच्छा, संजीव, यू आर एन एकेडमी एजुकेटर ऑल्सो, ठीक है? जी वहां पढ़ाते हो तुम 10th क्लास के बच्चों को, और खुद भी स्टूडेंट हो अन अकेडमी पे, जी। ठीक है, फ्रॉम द वेरियस एजुकेटर्स, ठीक है? हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जरा एक बात समझना चाहता हूँ, टू स्कोर 180, काफी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। मेरा एक हार्डकोर बिलीव है कि सीडीएस क्वालिफाई ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, जी। ठीक है? कोर्स मेरे हिसाब से टफ नहीं है, ना ही मैथ्स के सवाल टफ है, ना ही जीएस के सवाल टफ है, ना ही इंग्लिश के सवाल है। प्रॉब्लम ये है कि कोर्स कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद रिवीजन नहीं होता, उसको बहुत वास्ट सिलेबस है। जी। ओके, तो मैं ये बात जानना चाहूंगा यार, एक इंसान जो 180 मार्क्स ला रहा है उसकी कंटिन्यूएशन बहुत होगी पढ़ाई की, तो तुम्हारी कंटिन्यूएशन कैसे बनती है इतनी कि तुम इतना कर पा रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन होती है हाँ। कि तो करना ही एयरफोर्स और कोई ऑप्शन नहीं होता। संजय सर ने एक बात कही थी, दिस इज योर टास्क, और ये टास्क को कंप्लीट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता बोर हो रहे हो, मजा आ रहा है, कुछ भी करना तो है। और कहीं ना कहीं जो एनडीए में मिस्टेक्स की थी मैंने, जिसकी वजह से नहीं निकला एज मेंशन, उसके बाद फिर जो मिस्टेक से सीखा कि नहीं भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। फिर वो अपने आप ही अंदर से मोटिवेशन आया कि भाई एयरफोर्स अकेडमी बहुत जल्दी ज्वाइन करनी है। वो जो डेस्पिरेशन थी भाई बहुत जल्दी एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन करनी है, तो उस वजह से अपने आप ही कंटिन्यूशन आती गई, हार्डवर्क का लेवल अपने आप ही बढ़ता गया। ओके, बट तुमने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज की, तुम्हें एनडीए से एहसास हुआ कि यार एनडीए अगर शायद मैंने पहले निकाल लिया होता तो दो चार एसएसबी के अंदर शायद मैं अंदर हो भी जाता और अब एनडीए में बैठा होता। जी। तो तुमने इस बार प्लान किया कि इस बार ऐसा नहीं होगा, सीडीएस में पहले ही बार में निकाल लूंगा, और अगर मेरा नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं, बट अगले 2-3 अटेम्प्ट में जरूर हो जाएगा, गलतियों सीख साख के। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी, क्लियर। ठीक है? अभी ये बताओ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफए, द स्कोर इज 180, हम्म। ठीक है? ये 180 का स्कोर तोड़ना मतलब इंग्लिश, जीएस और मैथ्स में क्या क्या है? मेरा इंग्लिश में स्कोर हाईएस्ट था। मेरा इंग्लिश में स्कोर था 80, ओके। अराउंड 80। 4-5 आंसर की से मैच करने के बाद तो +-2 चलता है, कभी हम्म। तक ऑफिशियल स्कोर्स आए नहीं है। तो मेरा इंग्लिश में स्कोर था 80। इन जीएस आई वाज स्कोरिंग अराउंड 52 मार्क्स, और 50 मार्क्स तो कंसीडर करके चलते हैं। एंड इन मैथ्स आल्सो आई वाज स्कोरिंग अराउंड 50। तो 80 50 50 टोटल 180 मार्क्स। 80 50 50, ओके। अब तुमने मुझे ना एक बात बताई थी एंड मेरे दिमाग में स्टक हो गई। तुमने मुझे बताया अब वो टाइम नहीं रहा जब कट ऑफ काफी कम आया करती थी, सो हम्म। यू नीड टू कंसिडर जीएस एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। यस। ये क्या है और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जीएस में तो कट ऑफ निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप कह रहे हो यहाँ पर नंबर भी गेन करने, और 50 नंबर गेन करो, छोटे मोटे नंबर नहीं है, 50 बहुत नंबर होते हैं। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है सीडीएस का, बेसिकली बिल्कुल अभी का ट्रेंड देखा जाए, हाँ। जी वास्ट जरूर है, बट मैं कहूंगा कि ऐसा अगर कोई बहुत डीप एनालिसिस कर रहा है, उसको पता चलेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है। तो जीएस को अगर आप आज स्कोर नहीं करेंगे तो इट इज रियली टफ कि आपका नाम लिस्ट में आए। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओटीए एंड हम्म। यू थिंक इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी, आई कैन स्कोर 80, इंग्लिश में आप बहुत अच्छी इंग्लिश है तो, और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं बस 20 मार्क्स ले आऊं जीएस में और मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, मतलब कि एसएसबी देने का मौका मिलेगा, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी सीडीएस 1 2021 की, इट वाज नियरली 106 108 ओनली फॉर ओटीए। तो आपको बस बेसिक कट ऑफ क्लियर करके भी कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए डीप स्टडीज, आपको जीएस अपना स्कोर बहुत हाई रखना ही पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ये फिगर कट ऑफ क्लियर करूं, 160 प्लस लेके आऊं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जीएस काफी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि बस 20 मार्क्स ले आऊं और मेरा काम हो जाए, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है पेपर का लेवल अब बहुत हार्ड नहीं रहा। 2019 फर्स्ट का पेपर बहुत हार्ड था तो उनका कट ऑफ अपने आप ही लो आ गया, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली पेपर एक बेसिक लेवल पे आ रहा है। व्हाट एक्सपेक्टेड कि एक ऑफिसर कितना पढ़ रहा है, उतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उतने लेवल का क्वेश्चन आ रहा है।
साइंस के बेसिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर के बेसिक क्वेश्चन है। तो आज का वो टाइम है कि आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू बी इन दैट लिस्ट कि आपको एसएसडी देने का मौका मिले। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने एक बात मुझे और बताई थी, बच्चे मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं अपना सोर्स ऑफ पढ़ाई बदलने में, जिसकी वजह से उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। हाउ यू डिसाइड कि तुम्हें कहाँ से क्या पढ़ना है, ये तुमने कैसे डिसाइड किया? तो फ्रॉम वेरी वेरी स्टार्टिंग, जब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट ही हुई थी, मतलब कि मैं सीडीएस एनडीए मैंने जंप किया था। अब मेरा जो मेन रीजन था व्हाई वाज नॉट एबल टू क्लियर एनडीए, वो क्लियर था कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस थी बट एक प्रॉपर गाइडेंस जो होती है कि अपने एफर्ट्स को चैनलाइज किस वे में करना है, वो नहीं था मेरे पास। तो मैंने बात की अपने सीनियर से कि क्या करना चाहिए। ही क्लियर्ड आई में 4 टाइम्स, कंटिन्यूअसली 4 टाइम्स, ओके। प्रांजल भाई सीनियर। सो ही सजेस्टेड कि अभी आप जो बेस्ट प्लेटफॉर्म देखोगे गाइडेंस के लिए वो अनअकैडमी होगा। तो फर्स्ट थिंग था कि मैं अनअकैडमी पे जाऊं, वहां के टीचर्स के देखूं और फिर वहां से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि फिर मुझे पता चला कि नोट्स भी परफेक्ट हैं, मैं अपने एफर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से लगा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने क्लियर किया था उन्होंने ही मुझे गाइड किया अनअकैडमी पे जाओ और वहां के टीचर से देखो, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सीरियस प्रिपरेशन की। बट यू चूजिंग अ टीचर ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लाइक सीएसई के टीचर चूज कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, ठीक है, यू आर चूजिंग अ टीचर फ्रॉम सीडीएस आल्सो, ये क्या है, कैसे सिलेक्शन कर रहे हो आप? कई लोग तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अनअकैडमी पे कि अनअकैडमी टीचर चूज करें तो कैसे करें या कौन से करें? ओके, तो अनअकैडमी की बात की जाए तो सारे टीचर्स अच्छे हैं, ऐसा कोई भी टीचर नहीं होता है जो बस आ गया है जो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है। टीचिंग में सबका अच्छा है, बट यू हैव टू थिंक कि उस किस टीचर की किस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट संजय सर, तो वो इकोनॉमी अच्छी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री अच्छी पढ़ाते हैं। दिव्या मैम की बात करें तो पॉलिटी बड़ी अच्छी पढ़ाती हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि अच्छे नोट्स किसके हैं, अच्छा सटीक, मतलब कि एक लग रहा है कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नोट्स दिए हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और एक ऐसे आएगी जब आपने पेपर ऑलरेडी एनालाइज कर चुका होगा अपने लेवल पे। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि खुद के लेवल पे पहले एनालाइज कर लो, आपको पता चल जाएगा फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। और आपने जब किसी टीचर के नोट्स के लिए आपने देखा कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के मिसिंग है, इनने वाला पार्ट थोड़ा सा मिस कर दिया, तो मैं वो वाले नोट्स प्रेफर नहीं करूंगा। मैं वो नोट्स प्रेफर करूंगा जिसमें सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो जब आपने पेपर एनालाइज कर लिया है, अपने आप को समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे इस टीचर से ये पढ़ना है, मुझे इस टीचर से ये पढ़ना है। और धीरे धीरे यू पिकअप, और ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आपको पता चल जाए ये टीचर अच्छा, ये टीचर अच्छा। इट टेक्स टाइम। दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर योर प्रिपरेशन तो आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो अगर अच्छा खासा टाइम है तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। पेपर को पहले एनालाइज कर लिया है तो आप टीचर बहुत इजीली पिक कर पाएंगे कि हाँ ये टीचर से मुझे पढ़ना है और ये वाले नोट्स मुझे फॉलो करने हैं। तो एनालिसिस सबसे बेसिक रहेगा इस चीज के लिए, तभी आप टीचर को पिक कर पाएंगे कि कौन से टीचर के नोट्स बेस्ट होंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फेयर एनफ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट यहाँ पर जरा कुछ ना बातें थोड़ी क्लियर हो जाए। तुम जब टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम कोई और किताब रेफर नहीं कर रहे हो, हम्म ये कैसे हो सकता है? मतलब इतना क्या विश्वास कि तुम कोई और किताब ही रेफर नहीं कर रहे हो? कई सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके लिए तुम लिटरली इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, जैसे सिद्धांत सर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, ठीक है, भाई लोग एक इंग्लिश का लेक्चर मैक्सिमम 1 घंटे से 1.5 घंटा होगा, उसमें 15 के 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। बट यू आर काउंटिंग ऑन इट कि सिद्धांत सर जो पढ़ा रहे हैं उससे आएगा, और आया है, 80 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, वेरी गुड स्कोर। हम्म ये कैसे हो रहा है? ये क्यों कर रहे हो मतलब आप? तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। ओके। मतलब अगर जैसे संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे। तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है। तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ आ रहा है, तो मैं और बुक्स क्यों पढ़ूं, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूं। इससे अच्छा मैं कोई और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूं मैं। बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो एनालिसिस मेरे लिए मेरे टीचर्स काफी हद तक कर चुके हैं, जो बेस्ट बुक्स वो एनालाइज करके मेरे लिए बेस्ट कंटेंट ले आए हैं, मैं वापस बुक्स पढ़ने क्यों जाऊं। क्लियर कट मेरा ये बिलीव था। इसलिए कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट और बढ़ गया कि हाँ ये नोट्स काफी है, सफिशियंट है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं, तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। बुक्स फॉलो करने की भी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उन्हें नोट्स खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट थे कि ठीक हाँ है। इतना काफी ओके, है। मैं आपकी बात समझ गया। अब ये बताओ, संजय सर इज वेरी फेमस फॉर द साइंस, हम्म बट यू स्टिल रिलाई ऑन एनसीईआरटी,
आपने संजय सर की साइंस नहीं ली? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो पहला रीजन था कि मैं तो पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, क्लियरली मैं हाँ। पीसीएम बैकग्राउंड से था 12th में। मैंने फिर एनडीए के लिए भी काफी साइंस पढ़ी, हम्म। और जब मैंने एनालिसिस अपनी डाली पूरी, तब मुझे दिखा कि साइंस का पोर्शन जो आ रहा है वो क्लियरली एनसीईआरटी से आ रहा है, वो कहीं से और से नहीं आ रहा है। और उस टाइम मेरी प्रिपरेशन काफी पहले से चल रही है। उस टाइम संजय सर साइंस नहीं पढ़ाते थे, अच्छा। उन्होंने हाँ, वो हिस्ट्री और इकोनॉमी फोकस करते थे, करंट अफेयर्स फोकस करते थे। साइंस उन्होंने काफी लेट स्टार्ट किया है। मैं काफी टाइम से ही साइंस खुद से ही पढ़ रहा हूँ, मैंने काफी पहले सिलेबस अपना कवर कर लिया था। तो ओके। साइंस में से पता चला कि जो साइंस का पोर्शन आ रहा है, इट इज वेरी क्लियर कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा। मैं खुद भी साइंस का टीचर हूँ, तो मेरे अंदर वो खुद ही कॉन्फिडेंस था कि भाई साइंस मुझे पढ़ने की जरूरत वैसे भी नहीं है। क्लियर कट मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ रखी थी, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मुझे दिख गया कि ठीक है, साइंस का पार्ट मैं खुद से कवर कर सकता हूँ, मुझे और कहीं हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर साइंस की एनसीईआरटी की बात करता हूँ। ये मेरा हार्डकोर बिलीव है। ये मेरा हार्डकोर बिलीव है। आपका चेंज हो जाए तो आप मुझे बता देना। मेरा हार्डकोर बिलीव है, अगर साइंस की एनसीईआरटी की बैक और इनर एक्सरसाइज तुम कर लो, तो हम्म, पहली बात तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। और साइंस की सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्स डिफाइन होता है। लाइक हिस्ट्री की तरह नहीं है कि बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो हम्म, रहा। ठीक है, तो डिफाइन कंस्ट्रेंट है। दूसरी अच्छी बात यह है साइंस की, क्वेश्चन का पैटर्न छपा छपाया एग्जाम में आ रहा है अब सीडीएस हम्म। के। अब वो टाइम गया साइंस का, जब वन लाइनर पूछ लिए जाते थे कि ये बताओ साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो वो टाइम गया अब। व्हाट डू यू थिंक? हम्म। तो साइंस की अगर बात की जाए, बस एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, या फिर उससे थोड़ा सा टफ होगा कवर करना। व्हाट आई विल सजेस्ट, 9th 10th एनसीईआरटी बहुत छोटी एनसीईआरटी है। लिटरली अगर कोई बहुत शिद्दत से पढ़ेगा तो इट विल टेक ओनली 1 month फॉर हिम टू कवर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी लाइन। आप एक चैप्टर की बहुत डीप में जा सकते हैं। मैं साइंस के टीचर था तो मुझे किसी समझने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप समझे। अकेडमी के टीचर संजय सर पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें समझे। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने 9th और 10th एनसीईआरटी पूरी डीप में कवर की, वो चाहे पीछे के क्वेश्चन हो या फिर एक एक लाइन हो। जनरली जो पिछले साल क्वेश्चन आते थे वो एक एक लाइन से उठ के आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि एक गैस निकल रही है, वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है, वो गैस कौन सी है? तो जब आपने बहुत डीप में एनालिसिस की होगी, बहुत डीप में पढ़ाई की होगी अपनी एनसीईआरटी से, तब आप बता पाएंगे भाई वो CO2 गैस है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बस एक्सरसाइज क्वेश्चन के भरोसे ना बैठें। आप एनसीईआरटी 9th और 10th एनसीईआरटी 30 में से 29, आई गारंटी एवरी टाइम 30 में से 29 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं। एज यू और मेंशन कि बिल्कुल। ये बहुत डिफाइंड सिलेबस है, एंड आई थिंक साइंस एक ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे हाई स्कोर करवाता है। हाई प्रैक्टिस मैंने साइंस दी, इस बार 30 में से 29 मेरे सही थे, क्योंकि बहुत डिफाइंड सिलेबस है। भाई ठीक है, 2 ही बुक हैं, इसको एक एक लाइन खत्म करते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप साइंस पे फोकस जरूर करें, क्योंकि डिफाइंड सिलेबस तो है ही है इसका। बिल्कुल, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, टोटल क्वेश्चन आता है 31 या 32, तो उसमें से 29 30 तुम कर पा रहे हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम्म, और दूसरी बात ये कि कट ऑफ, अगर मान लो जीएस की जो कट ऑफ की दिक्कत आती है वो कंप्लीट हो जाती है कि 20% लाने होते हैं, उसके लिए 24 क्वेश्चन सही करने होते हैं, या तुम हम्म, 32 31 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो ये मामला यहाँ खत्म हो जाता है। अच्छा, व्हाट हम्म। व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन करंट अफेयर? 16 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? तो करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ऐसा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों को क्या लगता है कि नहीं भाई ये तो समंदर है, इसको पार कैसे करेंगे? हम्म। बट ये एक ऐसा पार्ट है साइंस की तरह ही, भले आपको 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने पड़े, बट अगर आपने पढ़ लिए हैं तो यू कैन बी श्योर कि आपको क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर एक ऐसा क्वेश्चन था कि वो मूवी थी कोई सी, विद्या बालन की मूवी थी। उसमें विद्या बालन, हालांकि ऐसा मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन आते हैं ये शिप कहाँ यूज हुई, और जनरली हम लोग सुनते रहते हैं, हम लोग मैगजीन्स में पढ़ते रहते हैं। तो करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जो मस्ट होना चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए, जो बच्चे स्किप करते हैं ये सोच के कि बहुत बड़ा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करना जरूरी है। बिल्कुल। ओके, पहले हम सोर्स की बात करें, कहाँ से पढ़ता, आपने कहाँ से पढ़ा। बट मैं बात जानना चाहूंगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हो, करंट अफेयर को याद करने में सबसे कम एफर्ट लगता है एज कम्पेयर टू वोकैब, एज कम्पेयर टू हिस्ट्री? व्हाट डू यू से ऑन दैट? आई थिंक एक बार पढ़ना भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें याद हो जाता है। करंट अफेयर में क्या रहता है कि एक बेस्ट पार्ट रहती है ना, आप उसको दिन भर सुनते रहते हैं। हम्म। मतलब अगर आपने ये सुना कि लोकसभा का जो इलेक्शन हो रहा है वो 7 फेज में हो रहा है, तो 2019 की बात कर रहा हूँ, या आप न्यूज में दिन भर सुनते हैं और इस सीडीएस में क्वेश्चन उठ के आ गया, तो कोई चीज आपके दिमाग में बिना पढ़े, मतलब कि मैं करंट अफेयर ऐसा नहीं दिन भर पढ़ रहा हूँ, बट मैं फेसबुक खोला तब मुझे करंट अफेयर दिख गया, मैंने न्यूज सुन रहा हूँ घर में, मेरे को फिर करंट अफेयर दिख गया, मैंने राज्यसभा टीवी खोला मुझे फिर करंट अफेयर दिख गया। तो एक बार पढ़ने से भी दिमाग में बहुत सारी बहुत देर तक चीजें रह जाती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रही है, हमको पता भी नहीं चल रहा है।
तो करंट अफेयर याद करना टफ नहीं है, क्योंकि हम रिलेट भी कर पाते हैं कि भाई अरे यहाँ पर तो ये चल रहा है, ये चल रहा है। आप मोहनजोदारो और हड़प्पा से खुद को रिलेट नहीं कर पाए, बट कुछ चीजें चल रही हैं रियल लाइफ में, इलेक्शन यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप उससे खुद को रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप करंट अफेयर को याद कर पाए। ओके, बट लास्ट मोमेंट पे यू रिलाय समवन फॉर द करंट अफेयर्स, वो क्यों Yes. और किस लिए? क्योंकि आप जब 6 महीने पढ़ रहे हो तो वो क्यों, और अन एकेडमिक एजुकेटर ही क्यों? तो मैंने 2021 का पेपर उठाया था। जब मैं पेपर नहीं दे रहा था, वो अटेम्प्ट मेरा नहीं था ऑफिशियली, उसको मैंने दिया ही नहीं था, मेरी प्रिपरेशन चल रही थी उस टाइम। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चंस उठाया, पेपर उठाया और मैंने उससे करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे, और फिर मैंने अन अकेडमी पे बहुत सारे एजुकेटर्स के मैंने देखे नोट्स, जिन्होंने करंट अफेयर्स के नोट्स बना रखे थे। फिर जब मैं मैच करता गया, तब मैंने देखा कि संदीप सर जो मैथ्स के एजुकेटर है और उनके एनालिसिस काफी अच्छे करंट अफेयर्स में, मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस, आउट ऑफ 15-16 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डायरेक्टली उनके नोट्स में मुझे दिख रहे हैं। वो पेपर हो चुका है, बट मेरे एनालिसिस के लिए बहुत काम आया। तो मेरे को पता चल गया कि संदीप सर का जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं बहुत सटीक नोट्स हैं, एंड आई फॉलोड द सेम। मैंने अपने सेकंड पेपर जो 2020 का हुआ था सीडीएस का, उसमें भी संदीप सर के नोट्स फॉलो किए, और 2020 का जो फर्स्ट था उसमें संदीप सर के नोट्स फॉलो किए, क्योंकि उनके जो करंट अफेयर्स तो काफी सटीक थे और काफी हेल्पफुल है। मैं लिटरली आउट ऑफ जो भी 13-14 क्वेश्चन आए थे, उसमें 10+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। उनके बहुत छोटे नोट्स से, ऐसा भी नहीं है कि आपको महीनों पढ़ते ही रह जाना है उसको, इतने बड़े नोट्स भी नहीं है, बहुत कंसाइज, बहुत ऐसे सटीक नोट्स थे जिससे इजीली कवर हो जाए आपका करंट अफेयर्स। तो अभी हमने करंट अफेयर और साइंस के बारे में बात कर दी। आई वांट टू टॉक अबाउट योर कंटिन्यूएशन। ये कंटिन्यूएशन बना कैसे रहे हो? लोग जरूर जानना चाहेंगे, 180 स्कोर करने वाला, एएफए निकालने वाला का शेड्यूल है क्या? क्या शेड्यूल है? आपने ना 6 महीने पहले तैयारी करो, व्हाट इज योर शेड्यूल? ओके, तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि कोरोना टाइम में प्रिपरेशन मेरी पीक पर थी, क्योंकि ना दोस्तों का डिस्टर्बेंस, ना बाहर जाना, ना घूमना, क्लियर एम था कि भाई बस पढ़ना है। अब वो पढ़ने का मोटिवेशन इनर मोटिवेशन था मेरा, ऐसा नहीं था कि वीडियोस देख के आ रहा है या कुछ आ रहा है, था कि एयरफोर्स अकेडमी दिख रही है सामने, ज्वाइन करना है, तो अपने आप ही वो निकलता था। तो मेरा जो शेड्यूल था वो सुबह 6 बजे स्टार्ट होता था और रात को 12 तक खत्म होता था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक लिटरली 99% ऑफ द टाइम अपने दिन में मैं पढ़ाई पे ही ध्यान देता था, मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। तो कंटिन्यूशन अपने आप ही थी। फॉर मी इट्स लाइक कि अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं और 2 घंटे और काम कर रहे हैं, स्टिल यू हैव 16 आवर्स इन अ डे। अब बेस्ट पार्ट है कि आप उस 16 आवर्स को अपने बेस्ट पॉसिबल में यूटिलाइज कर लें, और वो मैंने किया, और वो अपने आप होता गया, और मैं थका नहीं, ठीक है, अपने आप ही ठीक है, काम मैं यहाँ पर चलता। क्वेश्चन डालना चाहूंगा। कोरोना टाइम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड टाइम, जहां पर डिजिटल वर्ल्ड से आ रहा है, ओटीटी वर्ल्ड आ रहे हो, ठीक है, नई नई वेब सीरीज आ रही है, नए नए अट्रैक्शंस आ रहे हैं। हाउ यू आर नॉट इन्वॉल्व? हाउ आपने मिर्जापुर कैसे नहीं देखी? आप मतलब कैसे, मतलब कि क्या क्या हो रहा है कि ओटीटी वर्ल्ड से आप बिल्कुल भी नहीं हो, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं, कैसे हो रहा है? ऐसा लाइफ इज बोरिंग, बट आपकी आपके कंसिडरेशन से पता लगता है कि लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आप करे जा रहे हो, एंड यू हैव अ हार्डकोर बिलीफ कि मुझे अब सिविल लाइफ जीनी ही नहीं है। ये हाँ, मतलब कहीं घुसा हुआ है अंदर दिमाग में। तो ये कहीं ना कहीं जो मैं इसका कहना चाहूंगा, ये जो रहा कि ठीक है पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ ऑप्शन नहीं है, ये मेरा एनडीए से आया था कि भाई एनडीए में इतनी गलतियां की हैं कि इतना भुगत रहा हूँ भाई, मेरा एनडीए जाने का मौका मिस हो गया। लाइक वो मेरा एक ड्रीम था, अभी जो डिफेंस एस्पिरेंट है तो फर्स्ट ड्रीम एनडीए जाना ही रहता है। जब वो ड्रीम खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं था भाई, अब एयरफोर्स अकेडमी है मुझे सामने दिख रहा है, अब वो करना ही है। अब मैं मूवीज पे अपना टाइम वेस्ट करूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे टाइम वेस्ट करूं, इससे काम नहीं चलेगा, मेरे अटेम्प्ट्स भी मिस होंगे, मेरा मोटिवेशन और लो होता जाएगा। ये मैं इसका रिस्क ले ही नहीं सकता था। जो गलती मैंने एनडीए में की वो मुझे बस दोहरानी नहीं थी किसी भी कीमत पे, अपना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं वो एनडीए की जो बातें थी वो दिमाग में चल रही थी, और उसी वजह से कंटिन्यूसली मैंने पढ़ाई की, और डिस्ट्रैक्शन मेरे बीच में नहीं आए। मेरे को क्लियर था कि मेरे को टास्क मिला है, हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, ये कंप्लीट करना है, बात खत्म। अब मैं सोचता नहीं था मूवीज कौन सी रिलीज हुई, लिटरली मैंने न्यूज भी नहीं देखी थी, मैं न्यूज वगैरह भी नहीं देखता था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि मुझे पता था न्यूज कम आती है, भसड़ ज्यादा मस्ती है। सो इट्स वेरी इजी कि आप मैगजीन वगैरह उठाओ, सनीचर के नोट्स उठाओ, उससे न्यूज कवर हो रहा है, बात खत्म। मैं टीवी महीनों तक नहीं देखता था, तो खुद से ही था कि भाई जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करना है, एसएसबी देनी है, बस वो फिर अपने आप ही होगा, डिस्ट्रैक्शन के सामने नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द न्यू पॉइंट्स। बचे पॉलिटी, ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा जीएस में 50 मार्क्स लेने के लिए आपने सब्जेक्ट उठाए कौन कौन से, एंड व्हिच यू रिग्रेट कि यार ये उठाए क्यों मैंने? हाँ, तो मैंने ये बात की थी संजय सर से, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, संजय सर जीएस के फैकल्टी हैं जो हाउ यार, अनअकैडमी पे, संजय सर इज फेवरेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्या चक्कर क्या है ये? उनकी एनालिसिस काफी अच्छी, मतलब कि वो स्टूडेंट को समझते हैं। उन्होंने एक ऐसा है ना कि एग्जाम में घुसे,
कुछ अच्छा। टीचर्स पढ़ाना जानते हैं बट पेपर में नहीं घुसे होते, संजय सर को दोनों आता है। तो बहुत बड़ा एक सीन रहता है सीडीएस स्टूडेंट्स के बीच में कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस जीएस, भाई प्लीज एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट। मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, बट ये गलत कब हो जाता है जब आपके पास 1 साल का टाइम है, आप तब भी सोच रहे हैं कि मैं 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ता हूँ। रीजन होना चाहिए क्यों भाई 2-3 सब्जेक्ट क्यों पढ़ने। मेरे पास टाइम अच्छा खासा था। मैंने संजय सर से डिस्कस किया कि सर ये बातें चल रही हैं, तो ही टोल्ड मी भाई यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तेरे पास 1 साल का टाइम है, सारे सब्जेक्ट पढ़ ले, क्या दिक्कत है। तो मेरा कोई सिलेक्टिव अप्रोच नहीं था सब्जेक्ट के बीच में। बट अभी मैं अगर कोई पूछेगा कि 3 महीने के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, 1 महीने के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। बट मेरे पास एक टाइम बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा गैप था मेरे पास टाइम प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने हर सब्जेक्ट पे अच्छे खासे एफर्ट्स लगाए थे। डेफिनेटली बिफोर एग्जामिनेशन मैंने अपना फोकस स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट किया, साइंस की तरफ शिफ्ट किया, करंट अफेयर पॉलिटी की तरफ शिफ्ट किया, और जो ज्यादा स्कोरिंग नहीं थे उनको मैंने पीछे छोड़ दिया। बट क्लियरली हिस्ट्री या फिर ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ देना, वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। जैसे संजय सर ने बताया, उनके लिए था कि सारे नोट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करो, और फिर आखिरी मोमेंट पे जब पहुंच जाओ एग्जामिनेशन के पास, तब अपना ध्यान लगाओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। तो आई कवर्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ जीएस। ऑल द पार्ट ऑफ जीएस। पर कोई रिग्रेट नहीं कि यार ये सब्जेक्ट मैंने क्यों कर लिया, इसमें कुछ ज्यादा समय लग रहा है? ये मुझे पता था कि मैं हिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पता था, रियलिटी है कि मैं पढ़ूंगा हिस्ट्री 2 महीने, बट मैं कर 2 या 3 क्वेश्चन ही पाऊंगा। इट वॉज ओके। वेरी मच, ये मुझे स्टार्टिंग से माइंड में क्लियर था। बट फिर भी मेरे लिए था कि टाइम है, पढ़ लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन तो कर पाऊंगा ना, क्या जा रहा है मेरा। तो मैंने उसके लिए भी हिस्ट्री पढ़ी, और रिग्रेट नहीं है मुझे। मेरे को ये पता ही था कि इसमें मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने पढ़ लिया कि भाई एटलीस्ट ये जो 160 मार्क्स जो स्कोर हो जाते हैं, इसको मैं 180 तक कैसे पुश करूं। तो जब सब्जेक्ट में अगर मैं 1-2 क्वेश्चन भी स्कोर कर पा रहा हूँ, इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन लेके आ पा रहा हूँ, ज्योग्राफी से और बढ़ा पा रहा हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। कहीं तो दिमाग में आपके ऐसा था, कहीं अगर पैटर्न थोड़ा चेंज है कि सीडीएस ऐसा एग्जाम है कि वो अपने आप को ना प्रिडिक्ट नहीं करने देता जानबूझ के। हम्म, आप ट्रेंड एक बार देख सकते हो कि हाँ भाई ये ट्रेंड आ रहा है, बट आप ना एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब हर साल यही आएगा, हमको ये बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। कहीं ये दिमाग में तो नहीं था, कहीं इस वजह से आपने सारा सब्जेक्ट नहीं करने दिए, मतलब सारे सब्जेक्ट पे फोकस तो नहीं किया, ये कारण तो नहीं था कहीं? यही रीजन था, क्योंकि अच्छा। मुझे पता था कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सीडीएस पेपर। आई विल हाँ। गिव एन एग्जांपल। कभी कभी ज्योग्राफी पोर्शन से सम टाइम इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा मार्क्स पे आती है, और कभी कभी फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाती है। यू कांट प्रेडिक्ट, या यूपीएससी अपने आप ही चेंज करेगा। 3 साल तक लगातार फिजिकल ज्योग्राफी देगा, फिर एक बार इंडियन ज्योग्राफी अच्छे खासा दे देगा, फिर फिजिकल दे देगा। यू कांट प्रेडिक्ट। तो मेरे माइंड में था भाई प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, मैं डायरेक्टली इस पर डिपेंड नहीं हो सकता। मैं एनालाइज जरूर कर सकता हूँ कि भाई क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एफर्ट्स अपने ज्यादा लगाऊं, बट हम्म। परफेक्ट एनालिसिस यूपीएससी पेपर में पॉसिबल काफी हद तक नहीं है। तो इसके लिए ही आपको डीप स्टडीज करनी पड़ेगी, डीप नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को बहुत सटीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी स्कोर होगा। ओके। नाउ आई लाइक टू ब्रिंग टू फ्यू टॉपिक्स। मुझे ऑनेस्टली बताना उस पर कितना फोकस किया, क्योंकि आई थिंक जब इंसान को पढ़ना शुरू करता है तो ये समझ में आ जाता है कि यार ये तो समुंदर है भाई, तो खत्म ही नहीं होगा। वर्ल्ड हाँ। ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, क्वेश्चन की आई थिंक वेटेज बहुत कम है, बट आपके हम्म। अकॉर्डिंग क्या है? क्योंकि लोग आई थिंक उसको पढ़ने में एंजॉय बहुत करते हैं, बट क्या है वो? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में था कि मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ट्रेंड शुरू से ही लो है, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ, 3-4 क्वेश्चन पे अटका रहा। बट अच्छा। मैंने वर्ल्ड की जरूर, मैंने कॉन्सेप्ट पूरे विशाल सर से क्लियर कर लिए थे, हम्म। एजुकेटर हैं, मैंने उनसे पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, बट मैंने उतना ही किया था। मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि भाई नहीं हो रहा है इससे, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, आएगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। मेरे वर्ल्ड ओके। ज्योग्राफी के लिए था, बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, एफर्ट्स थे मेरे, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, थोड़े बहुत नोट्स फॉलो किए, बट बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसा। और बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वो मैंने नहीं छुई। वो लिटरली मैंने नहीं छुई, क्योंकि बहुत प्रिडिक्टेबल था कि नहीं आ रहे क्वेश्चंस। एक आ गया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फालतू टाइम इसमें नहीं लगाने वाला। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री छुई ही नहीं बिल्कुल। ओके, आपने नहीं छुई। ओके, अब मैं यहाँ से जरा कुछ बातें लेना चाहूंगा। ज्योग्राफी, whom you follow and why you follow? ओके, तो ज्योग्राफी के लिए ऐसा था कि अनअकैडमी सीरियस कैटेगरी में अच्छे खासे नोट्स, कोई इशू नहीं था। ठीक है। मैंने बात की अपने सीनियर से, हु वाज गाइडिंग मी, जिन्होंने अनअकैडमी से क्लियर किया था, ही ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई आल्सो, तो अच्छा। उनको सीएसई अच्छा खासा आइडिया था। तो ही सजेस्टेड कि यू कैन फॉलो रोमन साइनिस सरनो। मैंने बोला ठीक है, लेट्स ट्राई।
तो मैंने सीएससी में चला गया था अपने ज्योग्राफी के लिए। मैंने उनकी गाइडेंस ली, मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने सीएससी पढ़ ली है। मुझे पहले ही दिख गया था कि सीएससी के नोट्स बहुत ज्यादा ही कंप्लीट है। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंप्लीट इसको कर लेता हूँ। रोमन सर नोट्स काफी अच्छे रहते हैं, काफी सिलेक्टिव रहते हैं। तो इस कारण से मैंने अपने सीनियर के एडवाइस पे सीएससी में गया और फिर वहां से मैंने कवर किया। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि सीडीएस में अच्छे नोट्स नहीं मिलते, बट कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन था कि हाँ, ठीक है सीएससी वहां आप से कर। आप डिफाइंड पाथ लेना चाहते थे कि मैं गलती ना करूं, मेरा समय बर्बाद ना हो। हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यहाँ तक बात हो गई। मुझे एक बात बताओ, यू डू नॉट लाइक टू मग अप थिंग्स। आपको मग अप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसके वजह से शायद आपकी वोकैब आपने कभी करी नहीं है, सुनाने में आपने किए नहीं है। ठीक है, उसमें भगवान भरोसे आप गए हैं कि अगर हो गया तो हो गया, वरना हम नहीं है। कहीं अंदाजा था कहीं शायद ये लूप होल तो नहीं जा रहा? कभी लगा ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं वोकैब्स एंटोनिम्स ही 20 नंबर के आसपास ले जाते हैं, एंड दो चार हम्म। नंबर कहीं और से अगर क्लॉज टेस्ट में भी आ जाए, वो चला गया। ये बहुत बड़ा स्कोर वेटेज जा रहा है आपका, कहीं लगा नहीं आपको? मेरे को ऐसा था कि सब पढ़ के भी स्कोर नहीं हो पाएगा। मेरे को अंदर से रियलाइजेशन थी कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं वोकैब के हजारों वर्ड्स कर लूं, बट उसमें भी 100% चांस है कि एक भी वर्ड ना है, क्योंकि वोकैब इज अनलिमिटेड, वो हो ही नहीं सकता है। ये सारे टीचर्स आपको बकायदा बोलेंगे कि आप डेली 5 प्रैक्टिस करते जाओ, बट हम ये नहीं बता सकते कि इसमें ये आने वाला है। वो नहीं आता है। वो रेयरली चांस होता है कि आप 1000 वोकैब कर लो और आपके 20 में से 15 वोकैब आ जाए। ये नहीं होता है। मेरे लिए रिस्क था, ये डेफिनेटली रिस्क था। मैं वोकैब पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था। वोकैब पे मैंने ट्रिक्स लगाई थी, अपनी अपनी कहीं ना कहीं ट्रिक्स जो लगाते गया। एलिमिनेशन की ट्रिक लगाई, सेंटेंस से थोड़ा बहुत देखा, उस अकॉर्डिंग ही किया था मैंने। ओके, अब मैं गाइस को बताना चाह रहा हूँ, ये ना बड़ा ही अच्छा लग रहा है और आपको ना स्केप स्केप मूवमेंट लग रहा है कि अरे भाई ने तो किया नहीं है, भाई तो 180 स्कोर वाला है तो हम भी नहीं करें। सी, अगर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई कितने लेवल का हार्डवर्क कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, तभी आप वो डिसीजन लेना। वो बाकी कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं भी इंच नहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं से मेरे नंबर कट जाएं। ठीक है, अब मैं जरा वापस आना चाहूंगा भाई आपके पास। अगर यहाँ तक की कहानी हो गई है, तो यहाँ पर आपके पास ग्रामर में जब मैं बात करूं, ठीक है, जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो बाकी चीजों के लिए जब सिद्धांत सर पे पूरा एंटायरली फोकस थे, तो कहीं भी ऐसा, मतलब मैं पहले पूछ चुका हूं सवाल, पर कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं कि या शायद थोड़ा वी नीड टू चेंज द टेक्निक, वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू फॉलो। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई हमने बहुत जगह से नोट्स बनाए होंगे, दैट्स एग्री, क्योंकि हम एजुकेटर हैं, आप भी हो मैं भी हूं, हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, बट कहीं तो आया होगा, कुछ तो दिमाग में लगता होगा, कभी ना कभी तो लगता होगा। सिद्धांत सर के लिए मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे अपना सोर्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कभी रेड एंड मार्टिन पैरामाउंट कभी सुनी नहीं? मैंने कभी नहीं सुना सच में। पैरामाउंट आपसे पहली बार सुन रहा हूँ मैं। क्लियर था, मेरे को ऐसा था कि ट्रस्ट था सिद्धांत सर पे कि ठीक है, ये जो पढ़ा रहा बहुत सही समझ में आ रहा है मुझे। मेरे को पता था कि ग्रामर पोर्शन एक बहुत बड़ा पोर्शन है इंग्लिश एग्जामिनेशन में, और वो सिद्धांत सर बहुत अलग लेवल पे क्लियर करवा रहे थे। मतलब कि एक लेवल होता है, वो एक अलग लेवल पे क्लियर करवा रहे थे। तो कोई बुक पढ़ने की कोई जरूरत थी नहीं, और इंग्लिश बुक वैसे ही बहुत ज्यादा सटीक बुक्स नहीं आती हैं। अब आप इंग्लिश के लिए हजारों बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट कौन सी पढ़ोगे? इसमें से थोड़ा पोर्शन, इसमें थोड़ा पोर्शन, बहुत टाइम वेस्टेज है। और हम्म। वो सिद्धांत सर पहले ही कर चुके थे। तो मेरे को पूरा ट्रस्ट था कि नहीं, जो सिद्धांत सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत क्लियर है, इससे बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला एंड है। योर स्ट्रेटजी तो वाज कि क्लास शुरू होने से पहले उनकी एक बार बस देख लूं उन्होंने क्या पढ़ाया, दैट्स इट। हम्म। तो मैंने उनके बहुत छोटे नोट्स बना रखे थे, बहुत कन्फाइंड नोट्स थे मेरे पास। कि उन्होंने नाउन पढ़ा दिया तो मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स बना लिए। वो बोल देते थे कि चलो ये नोट्स हैं, इसको तुम लिख लो, या फिर जो भी अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लो। तो मेरे इंग्लिश के लिए बहुत छोटे नोट्स, आई थिंक मेरे शॉर्टेस्ट नोट इंग्लिश के लिए थे, और मेरा हाईएस्ट स्कोर उसमें रहा। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा खासा बेनिफिट रहा मेरे लिए। तो मैंने नोट्स बना लिए थे। जैसे आज नाउन सर ने पढ़ा दिया, तो मेरे नोट्स बन गए, और कल प्रोनाउन की क्लास से पहले मैं नाउन पढ़ लेता था, ताकि अगर इन केस सर क्वेश्चन पूछे तो एटलीस्ट मैं वो टिक कर पाऊं कि हाँ भाई मेरे को आ रहा है। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने किया था। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक्स पार्ट इज लेफ्ट, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स पे आना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स का अगर केस लें, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपका हार्डकोर मानना है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर से मिलजुल के आता है वो। ठीक है, तो आपने फोकस किया था, वुड यू लाइक टू स्किप? क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में अगर बजट को इन्वॉल्व करके आ रहा है, तो टर्म्स, रेपो रेट एंड एवरीथिंग विल बी अ लिटिल एड इन नॉलेज, जिसको बेसिक नॉलेज होगी तभी उसको समझ में आएगी ये बात। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैंने इकोनॉमी पार्ट अपना स्किप नहीं किया था। जैसे स्टार्टिंग में बताया, मैंने इकोनॉमी मैंने स्किप नहीं की थी। क्लियर था कि टाइम है तो पढ़ते हैं।
और आपकी ये भी बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमी का पार्ट रिलेट करता है करंट अफेयर से। फॉर एग्जांपल 2020 का सेकंड पेपर जो था, उसमें जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, दोज क्वेश्चंस वर फ्रॉम बजट, जो करंट अफेयर के रिलेटेड ही आता है, 2020 के बजट से ही थे। तो अगर आपका करंट अफेयर अच्छा कवर है तो इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट अगेन एक इशू आता है कि क्या करंट अफेयर से ही हो जाएगा? आंसर इज नो। क्योंकि बजट में वैसे कई टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नॉमिनल रेट, ये सब बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैंने सभी सबको जरूर फॉलो किया था। उनके इकोनॉमी का जो कोर्स था मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। उसमें समझ पाया बैंक रेट क्या होता है, डिमांड सप्लाई का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज समझ पाया। तो अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप बजट के एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। तभी आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे कोई भी मैगजीन से, कोई भी मंथली मैगजीन से या फिर कहीं से भी, तभी आप उसको बहुत प्रिसाइज में समझ पाएंगे। अगर कह रहा है कि आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया, रेपो रेट कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया है, आप तभी समझ पाएंगे रेपो रेट जब आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हो। तो मैंने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर किए थे अनअकैडमी से, अपने संजय सर से, संजय सर के नोट से, और उसके बाद जो रिलेट कर पाया था मैं, करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि मैं करंट अफेयर कॉन्सेप्ट का मिक्सचर करूं और फिर एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन करके आऊं। ओके, फेयर इनफ, दैट्स ग्रेट। मुझे एक बात समझाओ, क्या पूरी जर्नी में कभी डर नहीं लगता था कि यार होगा कि नहीं होगा? ये जो एक मेन सवाल होता है ना, जो बहुत बार आता है। आप तो हमने सीरियस क्वालिफाई कर दिया है, 2 बार कर दिया, अच्छा खासा स्कोर है, क्या अभी ऐसा डर आता है, कभी घबराहट होती है? जर्नी में डर तो ऑब्वियसली रहता है कि ठीक है भाई, नहीं हुआ तो क्या। हाँ। ये जर्नी मेरे को स्टार्टिंग में डर नहीं था। लिटरली जब मैं एनडी प्रिपरेशन खत्म कर चुका था, तो होता है ना, संजय सर ने बात बोली थी कि जो यूपीएससी इसने एक बार क्लियर कर लिया होता है, यूपीएससी कोई भी एग्जाम, उसके अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ चुका था। वो मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, मुझे लगा कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डर खत्म होगा। एक मोमेंट पे खत्म हो गया कि ठीक है, अब मेरा स्कोर बहुत हाई जा रहा है, डरने वाली बात नहीं है। बट एग्जामिनेशन से पहले वो फिर से वापस आ जाता है डर सारा का सारा कि भाई अब क्या होगा? एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी मेरी फेल हुई तो वो डर कहीं ना कहीं तो था। अभी भी है कि एसएसबी में क्या होगा, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही रहता है। बट स्टिल ये बहुत नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा सोचने की जरूरत तो है नहीं। डर रहेगा, बट पढ़ते रहो, अपने आप ही हो जाएगा फिर वो। देखो, अब दोस्तों तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ना संजीव का वेट ना बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। आई एम श्योर संजीव को भी इस बात का एहसास है, मुझे भी इस बात का एहसास है, and संजीव को ये बात पता है इसे कम भी करना है। पर आप इनकी मेहनत का अभी लेवल समझ ही लो। मैं जरा, संजीव भाई, जो आपका पूरा शेड्यूल है ना, अभी आपने मोटा मोटा बताया। आई वॉन्ट टू नो हाउ मच ब्रेक यू टेक, व्हाट यू डू फॉर योर एंजॉयमेंट इन अ क्रिस्प मैनर। आप जरा बता दो तो मजा आ जाएगा। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो मेरा टाइम टेबल दिन में 16 घंटे का बनता था, करीब हम्म। करीब 16 घंटे का, जिसमें से 10 से 12 घंटे मैं अपने सीडीएस की पढ़ाई को देता था और 4 घंटे मैं अन अकेडमी को देता था, अन अकेडमी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अब ऐसा था कि पढ़ा मैंने, फिर जनरली यू टेक ब्रेक, मतलब कि 6 से 9 मान लो पढ़ लिया, देन आई हैव हाफ एन आवर ब्रेक कि मैं नाश्ता कर लेता हूँ इसमें, फिर पढ़ाई पे स्टार्ट करूंगा। बट फॉर मी इट वाज लाइक कि मैं बस नाश्ता में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। क्लियर था कि भाई बस नाश्ता में प्रोडक्टिव एक्टिविटी है नहीं, मेरे को ऐसा लगता था। तो मैं उस टाइम करंट अफेयर्स के नोट्स देख लिया करता था, सुन लिया करता था, मेनली उस टाइम में सुनने वाले काम किया करता था। ठीक है, फिर इंग्लिश पढ़ ली। तो अगर मैं फ्रेश होने में जाता था तो वहां पर 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मेरे कान में ब्लूटूथ हेडफोन्स रहते थे कि ठीक है, मैं उस टाइम भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सुन ही लूं, क्या ही करना है बैठ के अंदर। तो मैं वो भी सुनता रहता था अपना। और फिर जो बात है कि बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करना कि भाई ठीक है, कैसे, भाई इतना ज्यादा स्ट्रेस आता है, डेफिनेटली स्ट्रेस बिल्ड होता रहता है, अपना काम कर रहा हूं मैं। बट वो जो स्ट्रेस मेरा दूर होता था ना, वो दूर होता था पढ़ाते समय। मैं जब 4 घंटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता था, अपने नोट्स प्रिपेयर करता था, पढ़ाता था, लाइक आई रियली एंजॉय टू टॉक, मुझे बात करना बड़ा मजा आता है। तो वो जो 4 घंटे का समय था ना, उसमें मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाता था काफी हद तक, और फिर अपनी पढ़ाई में रात को फिर से लग जाता था। तो फ्रेश भी हो गया, और जो भी मेरा टाइम दिन में थोड़ा बहुत बचता था, उसको मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज भी कर लिया करता था। दैट्स हाउ इज स्ट्रैटेजी। अच्छा, मुझे अब एक आखिरी सवाल पूछना है एंटायर एसएस एंटायर एंटायर सीरीज, कि ये जो पूरा प्रोसेस था, ठीक है, इस पूरी जर्नी में आपके दिमाग में ये कभी था कि यार मुझे सिलेबस अब तक खत्म कर देना है, ठीक है, कि अब यहाँ तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके बाद रिवीजन होगा? बिल्कुल था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में मैंने थोड़ा बहुत सोच रखा था, बहुत ऐसा नहीं था कि खत्म नहीं हुआ तो भाई बहुत बड़ी दुविधा आ जाएगी। बट मेरे माइंड बैक ऑफ द हेड में एक चीज थी कि 6 महीने से पहले आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना 90% सिलेबस कंप्लीट कर लूं। आफ्टर दैट मैं रिवीजन पे ध्यान दूं, प्रैक्टिस पे ध्यान दूं। पर 6 महीने मैंने थोड़ा सा खुद को बाउंड करके रखा था और मैंने पूरा ट्राई किया।
बीइंग ऑनेस्ट वो नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि अनअकैडमी के साथ में पढ़ा भी रहा था, और थोड़ा सा डिले हो गया वो, बट वो 1 महीना 2 महीना डिले होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बहुत जल्दी 6-7 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट किया। फिर जो अपना टाइम था वो मैंने स्ट्रेटेजी अपनी और बेटर करने में, प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में मैंने यूटिलाइज कर लिया। अच्छा भाई, वी हैव लेफ्ट सम सब्जेक्ट्स। अभी सब्जेक्ट्स में बचे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री एंड मैथ्स। मुझे एक बात बताओ, पॉलिटी, दिव्या मैम, मैंने सुना है उनके क्वेश्चन छपे छपाए आते हैं। आई थिंक सीपीएफ का ऐसा एग्जाम हो गया था, 15 क्वेश्चन बताए थे उन्होंने, 12 क्वेश्चन छपे छपाए आ गए थे। सो तो बताइए आपकी जर्नी क्या रही उनके साथ। तो पॉलिटी काफी प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है ना, ऐसा ही कि जैसे मैंने बोला, साइंस, करंट अफेयर्स हम्म। और पॉलिटी मस्त सब्जेक्ट है जो आप सीडीएस क्लियर करने के लिए पढ़े ही पढ़े। जी। मेरे को क्लियर था कि पॉलिटी तो करनी है, हम्म। अब बेस्ट कहाँ से करनी है वो थोड़ा मेरे लिए दुविधा थी। सो आई केम टू नो अबाउट दिव्या मैम, मैंने उनके लेक्चर्स देखे और फिर मैंने उनके नोट्स देखे, एंड आई रियलाइज्ड कि वही पार्ट उन्होंने कवर किया है जो आ रहा है। ऐसा नहीं है जैसे लक्ष्मीकांत नॉर्मली कोई भी उठाता है, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत उठाता है, बट लक्ष्मीकांत इज जनरली फोकस्ड ऑन सीएससी पार्ट, जहाँ पे सीडीएस से बहुत ज्यादा आता है, तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। बट विद दिव्या मैम उन्होंने बहुत ज्यादा कन्फाइन कर लिया था अपने सिलेबस को, अपने नोट्स को, तो काफी इजी रहा मेरे लिए समझना, और वही के वही नोट्स कहीं ना कहीं सेम एग्जामिनेशन पॉइंट को बहुत अच्छा हिट किया। भाई आपने जब किताब का नाम सुना है? बाइबल कहते हैं उसे, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, सुना है आपका नाम? एम लक्ष्मीकांत तो काफी फेमस बुक है, वही बोल रहा था मैं, कहीं ना कहीं वो सीएससी लेवल तक चली जाती है। वो अच्छा। सीएससी लेवल, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा पार्ट बहुत ज्यादा है, जो सीडीएस में नहीं आता है, और बच्चे उसको अगर पूरा पढ़ रहे हैं तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम दिव्या मैम ने उसी की समरी बनाई है बेस्ट वे में, जो आपके सीडीएस को बिल्कुल हिट कर रही है, आपके सीडीएस के क्वेश्चंस को हिट कर रही है। फिर मैंने वो फॉलो किया, और आउट ऑफ 15-20 क्वेश्चन जो भी आए थे, मैं 80% प्लस मैं क्वेश्चन सही करके आया था अपने पॉलिटी में। ओके, मैं यहाँ तक आपकी बात समझ गया। नाउ लेट्स कम टू द हिस्ट्री। योर फेवरेट सर संजय सर, ठीक है। नाउ संजय सर से आपने हिस्ट्री पढ़ी है, एम आई राइट? जी। ठीक है, अब मुझे संजय सर की कहानी बताओ, बिकॉज मैं जब, मुझे जो पता है संजय सर के बारे में, संजय जब घुसते हैं ना तो बह जाते हैं उसी सब्जेक्ट के अंदर। जब तक उसकी जड़ नहीं मिल जाएगी ना, तब तक से चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है। नाउ जस्ट बिकॉज दीज फैक्ट्स ना, मेरा ना मन करता है संजय सर की क्लास लेने का। मैंने अभी जस्ट प्लस कोर्स बाय किया है, मैंने संजय सर की क्लास देखनी है मेरे को, ठीक है। सो टेल मी व्हाट योर एक्सपीरियंस विद संजय सर। मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था संजय सर के साथ। हम्म। लिटरली मतलब कि स्टडीज तो एक अलग चीज होती है जो कोई भी टीचर सिखाता है, हम्म। बट मैंने काफी चीजें से इम्प्लीमेंट की अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं संजय सर से सीखी है मैंने। क्या? उनका डिसिप्लिन वाला पार्ट था, उनके एक बात मुझे हमेशा दिमाग में घूमती है, जब मैं कहता हूँ कि मेरा एक ही काम था, पढ़ना, हम्म। वो उनका ही बात थी कि ये तुम्हारा टास्क है, इसमें मजा आए चाहे ना आए। लिटरली कोई एंजॉय नहीं करता पढ़ाई को कि भाई हिस्ट्री पढ़ना बड़ा मजा आ रहा है, वो नहीं होता है। बट उनकी बात थी कि ये तुम्हारा टास्क है, पढ़ो, खत्म करो यार, जाओ अकेडमी। वो बात मेरे माइंड में बहुत लंबे समय तक थी, आज भी है। तो ये एक्सपीरियंस था कि पढ़ाई के अलावा भी उन्होंने बहुत चीज सिखाई, तो ये तो मैंने सीखी कि चलो भाई काम करते हैं अपना। फिर जब बात करेंगे उनका, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ पढ़ाई में, तो उनकी फर्स्ट चीज जो मैंने स्टार्ट की थी वो हिस्ट्री ही स्टार्ट की थी। मेरी फर्स्ट कुछ क्लासेस जीके की वो हिस्ट्री ही हुई थी, तो मैंने हिस्ट्री समझी, उनसे पढ़ी, और उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो डीप में जाते हैं, आई थिंक वो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कहीं ना कहीं हिस्ट्री उनसे पूरी कवर की, भले वो एंशियंट हो, मेडिएवल या फिर मॉडर्न हो, मैंने वहां से कवर की, और फिर अपने एग्जाम देने में गया। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी अच्छा रहा मेरा, काफी चीज सीखी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखी, हम्म। और फिर ठीक जो है, भी बट अप्लाई। आई वांट टू नो समथिंग। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कहाँ से आएगा। आई वांट टू टॉक अबाउट द ओनली थ्री पार्ट्स, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, और वो भी इंडिया के। मैं अगर होता हूँ तो आज भी, क्योंकि मुझे पता है कि यार हिस्ट्री बहुत वास्ट है और कभी खत्म नहीं होता, सो आई मोस्टली रिलाई ऑन मॉडर्न इंडिया, और वो भी जब गांधी जी आ जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, नॉट दैट पार्ट मंगल पांडे वाला हिस्सा, ठीक है। सो व्हाट्स योर मतलब आइडियोलॉजी राइट नाउ फॉर द हिस्ट्री, अगर आप अभी करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी सीडीएस की तैयारी करोगे तो मुझे लगता नहीं आप पूरा पढ़ने वाले हो, तो अभी आप क्या करोगे? मैं तो सबसे पहले हिस्ट्री नहीं करूंगा, बीइंग ऑनेस्ट। अगर मेरे पास 2 महीने के टाइम, महीने के टाइम में, मैं हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को करने के लिए, हाँ। क्योंकि हिस्ट्री नॉट अ स्मॉल पार्ट। अब एक पॉइंट आता है कि हिस्ट्री में तीनों में से बेस्ट पार्ट कौन सा है? हम्म। एंशियंट कर ले, मेडिएवल कर ले, फिर मॉडर्न कर ले। हम्म। नॉट डिनाइंग मॉडर्न के पार्ट बहुत बार अच्छे खासे आते हैं, अच्छे हम्म। खासे क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के, और वो दिखते हैं कि भाई बन रहा है मुझसे, बड़ा मजा आ रहा है। बट पॉइंट इज, यहाँ पर यूपीएससी खेल खेलता है अपना, जो उसका अनप्रेडिक्टेबल वाला जो टैग है वो करता है यहाँ पे। वो कभी कभी एंशियंट क्वेश्चन बढ़ा देगा,
हड़प्पा मोहनजोदारो से देगा अच्छे खासे क्वेश्चन, मौर्यन एम्पायर से देगा, एंड लिटरली अगले साल वो एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं देगा। फिर एक साल मॉडर्न से देगा अच्छे खासे, और फिर अगले साल एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। तो अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो पूरी करो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेटेज हमने देखा है जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो मॉडर्न की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता है, हल्का सा मॉडर्न की तरफ झुकता है। तो मॉडर्न एक पार्ट तो ऐसा है कि आपको कवर करना ही चाहिए, बट फ्रॉम माई सजेशन पूरा अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो पूरी हिस्ट्री पढ़िए, पूरी की पूरी। यू कवर एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, या फिर टाइम बहुत कम है तो डोंट पिक इट अप, ये सब्जेक्ट आप उठाओ ही मत, बिल्कुल ही मत उठाओ। ओके, नाउ एक बात बताओ, द पीपल आर राइट नाउ इन द अप्रैल मंथ, ठीक है, तो मई जून जुलाई करीबन 6 महीने हैं। तो मुझे आपकी बात से बात पता लगा दैट यू हैव प्लान फॉर योर स्टडीज फॉर 1 ईयर, नॉट 6 महीने। ये बात मेरे को क्लियर हो रही है, ठीक है ना। सो अभी बच्चों के लिए थोड़ा मेहनत का काम ज्यादा है, सो दे हैव टू क्लियर सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स किसी भी हाल में, तभी उनके पास 2 महीने रिवीजन के लिए बचेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जीएस में एक क्वेश्चन सही करने के 0.83 मार्क्स, इंग्लिश में सही करने के 0.83 मार्क्स, और मैथ्स में क्वेश्चन सही करने के 1 नंबर, इस बात का आपको एहसास था? बिल्कुल था, मतलब बात क्लियर समझ था। लो, क्लियर कट था। मतलब अगर तूने 5 क्वेश्चन सही कर दिए तो 0.20 इंटू 5 कर दो तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम्हें जीएस और इंग्लिश के कंपैरिजन में, हाँ। और क्वेश्चन भी कम है मैथ्स में। हम्म। तो इस बात का एहसास था कि एयरफोर्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे सिर्फ मैथ्स ही दिला सकता है। कहीं ना कहीं माइंड में था कि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे लिए। अच्छा, बी ऑनेस्ट, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, ओके, मैथ्स स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है। आई स्टिल फेस डिफिकल्टी, तभी मेरे जीएस में 50 मार्क्स और मैथ्स में 50 मार्क्स, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है। हाँ जीएस में बहुत कम रहता है, मैथ्स में तो 60-70 स्कोर रहता है, हाँ, बट मेरा स्कोर नॉर्मल रहा मैथमेटिक्स में। बट एक अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट, तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपको एएफए का कट ऑफ क्लियर करना है तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सब्जेक्ट, क्योंकि स्कोरिंग है। और कहीं ना कहीं देखें तो ये भी एक कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट है कि अर्थमेटिक एडवांस खत्म, बहुत ज्यादा नहीं भागना है इसके लिए। अगर कोई 2 से 3 महीने मैथ्स अच्छे से करता है तो ही कैन स्कोर रियली वेल। तो मैथ्स एक स्कोरिंग पार्ट है। आई विल सजेस्ट, फ्रॉम माय सजेशन, मेरी अच्छी नहीं थी बट आई विल सजेस्ट कि मैथ्स पर जरूर फोकस करें। आप जीएस का हिस्ट्री वाला पार्ट हटा दो, ज्योग्राफी का थोड़ा पार्ट हटा दो, तब भी चलेगा, बट मैथ्स को छोड़ना एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर हो जाएगा आपके कट ऑफ को क्लियर करने में। that's great man, that's great. I think we have covered all and I'm thank you so much for your kind words man, thank you so much. And guys, this is my मुझसे तुम शर्त लगा लो, this guy you will see in a uniform for sure। तुम मेहनत देख सकते हो बंदे की, और आज नहीं तो कल तुम इसे यूनिफॉर्म में देखोगे, और तुम अभी चेहरा पहचान नहीं पाओगे उस टाइम कि बंदा यही था कि नहीं था। सो याद रख लो उसका चेहरा, ठीक है। और कहीं मुलाकात हो तो अन अकेडमी पे जरूर करने की कोशिश करना, मिल जाएंगे जनाब आपको वहां पर। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर योर लवली टाइम। थैंक यू सर। अब जो बैच संजीव ने ज्वाइन किया था वो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक पर आपने क्लिक किया, आप यहाँ पहुंच जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, और जैसे ही यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको 6 मंथ या 12th मंथ दोनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है। जितना ज्यादा लंबे समय का यूज करेंगे उतना हैवी डिस्काउंट मिलेगा। 54% आपको यहाँ ऑफ दिख रहा होगा, यहाँ 25% ऑफ है। मेरी सलाह यही है कि 12 महीने का करो, एक तो पैसे कम लगते हैं और दूसरी बात यहां पर बहुत बेनिफिट्स हैं। सभी एग्जाम्स के लिए आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाते हो, ठीक है। फिर यहां पर आपको रेफरल कोड नहीं यूज करना है, यहाँ पर कह रखा है ना रेफरल कोड डालो, नहीं, यहां मत डालना, किसी भी हालत में मत डालना, ठीक है। उसके बाद यहां पर आकर आप रेफरल कोड डालो एंड यहां पर अप्लाई बटन लगाओ, एंड यहां पर आपको ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हुआ मिल जाएगा। दिस इज द वे टू ज्वाइन अन अकेडमी। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है